अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट जो मेरा टॉपिक था, उम्मीद है उससे आपने काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। और आज जो मेरा टॉपिक है वो एक अहम पोल्ट्री डिसीज़ है जो कि पोल्ट्री में बर्ड का तो नुकसान करती ही करती है, साथ फार्मर का इकोनॉमिकल लॉस भी बहुत ज़्यादा करती है, फाइनेंशियली लॉस भी बहुत ज़्यादा करती है। तो इस वक्त ये जो है बीमारी बहुत ज़्यादा चल भी रही है। उस बीमारी का हम आपको बताएंगे वो है क्या चीज़, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी इंसिडेंस क्या है, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके क्लिनिकल साइन क्या है, सिम्टम क्या है, और सबसे अहम चीज़ हम उसका आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। हर्बल ट्रीटमेंट बताएंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे और एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे, और फिर उसको कंट्रोल करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। तो उस बीमारी का नाम है न्यूकैसल डिजीज़। न्यूकैसल डिजीज़ जो है इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री का सबसे जो अहम मसला है वो न्यूकैसल डिजीज़ है। इसमें बर्ड तो मुतासर होता है, लेकिन उसका फाइनेंशली फार्मर का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उसमें बर्ड की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, हाई मोर्टेलिटी, पुअर परफॉर्मेंस, सिंपली बॉडी वेट कम हो जाता है, एफसीआर डाउन हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये लॉस पूरे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बर्ड कम पूरा ही नहीं होता। चलें अब हम रानीखेत की तरफ आ जाते हैं। रानीखेत को अमूमन हम हैंडी कहते हैं, एवियन न्यूमोएन्सेफलाइटिस भी कहते हैं, एवियन पेस्ट भी कहते हैं, एवियन डिस्टेम्पर भी कहते हैं, सूडो फाउल पेस्ट भी कहते हैं, सूडो पोल्ट्री प्लेग भी कहते हैं। ये सबसे पहले 1926 में इंग्लैंड में न्यूकासल के मकाम पर इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद 1944 में ये यूएस से, उसके बाद 1966 में ये जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी रिपोर्ट हुई। और इसका जो रानी खेत का नाम, यानी न्यूकैसल डिजीज को रानी खेत इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया और सिंध में ये एक रानी खेत के मुकाम पर ये बीमारी है, जिसकी वजह से इसको रानी खेत डिजीज कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ये बीमारी बहुत ज़्यादा कंटीजियस है, बर्ड को मुतासर करती है, और सिर्फ एक सिस्टम को मुतासर नहीं करती, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसमें ये कहेंगे कि जो इसका आईसीपीआई या इंट्रासेरिब्रल पैथोजेनिसिटी इंडेक्स जो होता है वो ग्रेटर 0.7 होना चाहिए। और इसमें जो मल्टीपल बेसिक अमीनो एसिड्स की जो ना क्लीवेज साइट होती हैं, ठीक है, शर्म मौत इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 100% तक भी ये पहुंच जाती होती है कुछ केसेस में। लेकिन इसमें जो बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। उसके बाद इसका जो इंसिडेंस एपिजोडोलॉजी है, ये दुनिया में हर जगह पाई जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, ओवर ओवर द वर्ल्ड जो है ना ये पाई जाती है। तो ये एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूएसए, यूरोप, ये हर कंट्रीज में मतलब कि ये इसका मसला रहा है। ये 1926 से लेकर अब तक इसकी 5 से 7 जो है ना एपिसोडिक रिपोर्ट्स हो चुकी हैं। तो हर दफ़ा जो है ना इसकी सिवियरिटी जो है ना वो बड़ी ही है, कम नहीं हुई। ये सिर्फ परिंदों की बीमारी, मतलब कि पोल्ट्री की नहीं, ये सारे परिंदों की बीमारी, जिसमें आपकी चिड़ियाँ, तोते, बतख, पीजन, पीकॉक, टर्की, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है, ठीक है। और दूसरी जो एक ह्यूमन के हिसाब से अहम चीज़ है, ये बेसिकली जूनोटिक भी है। इंसानों में भी इसका जो असर पाया जाता है, मिसाल के तौर पर इंसानों में इस तरह के ये पिंकी आई डिजीज़ जो है ना, आंखों की सोजस, कंजक्टिवाइटिस, वो काज करता है, जिसे वाटरी आई भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसकी तरफ आ जाते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो जीनस जो है इबोला वायरस है, और फैमिली पैरामिक्सोवायरस, ठीक है। और पैरामिक्सोवायरस जो होता है वो ये जिस तरह के लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस है, उस तरह इसके भी पैरामिक्सोवायरस 1 से 9 ई सीरोटाइप्स हैं। तो ये आरएनए वायरस है, पिलियोमॉर्फिक है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें दो स्पाइक्स प्रोटीन जो होती है अहम होती है, एक होती है हीम अग्लूटिन न्यूरामिनिडेज और एफ प्रोटीन। जो हीमोग्लूटिन न्यूरामिनिडेज है ये आपके सेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करती है, जो और एफ प्रोटीन है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना वो वायरस को हैप करके उसकी अटैचमेंट करती है, और जो आरएनए वायरस है इसको सेल के अंदर जो है ना पहुंचाती है। अब इसकी बेस पे वायरस की 3 इकसाम है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है उसको हम कहेंगे जनाब विलोजेनिक फॉर्म। ये इंतहाई खतरनाक है। इसमें आपका जीआईटी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और इसमें अमवात की शरह बहुत ज़्यादा होती है, हाई मोर्टेलिटी होती है इसमें। उसके बाद आपकी मीजोजेनिक फॉर्म है, ये लेस जो है ना सिवियरिटी इसकी है एज कम्पेयर टू विलोजेनिक।
लेकिन इसमें भी आपका जो है नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और तीसरी जो है वो है लेंटोजेनिक फॉर्म। लेंटोजेनिक फॉर्म जो होती है, इसमें सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है मुतासर होता है, इसमें अमवात की शरह कदर कम होती है और इसमें बहुत जल्दी सेहतयाब होता है। अब हम इसका जो मतलब कि ट्रांसमिशन कहते हैं, ये सिर्फ थ्रू हॉरिजेंटल होती है, ठीक है। जो कंटेमिनेटेड जहाँ पे एनडीआई है वहाँ से वायरस थ्रू विंड ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, शेड्स पे। तो ये बीमारी आएगी। शहरों के करीब जो शेड होते हैं उन पे ये बीमारी आती है, जो कि बायोसिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते, जहाँ पे परिंदे भी होते हैं, जहाँ दूसरे कबूतर भी होते हैं, चिड़ियाँ भी होती हैं, उनसे ये वायरस मतलब कि माइग्रेटरी बर्ड से भी ये वायरस आता है। उसके बाद जो शेड पे काम करने वाले लोग होते हैं, अगर उन्होंने घरों में कुछ जानवर रखे होते हैं तो उनके ज़रिए भी आ जाता है। उसके बाद जो आपकी ट्रांसपोर्ट जो फीड वाली गाड़ियाँ हैं, उसके बाद आपकी अंडे वाली गाड़ियाँ हैं, उनके थ्रू भी ये वायरस आता है, ठीक है, कंटेमिनेशन होती है। आपका बर्ड बिल्कुल ठीक होता है, कोई ना कोई स्ट्रेस आता है तो जब ये वायरस एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनसे हमने बचना है। और जहाँ पे ये अंडी आ जाती है उसको प्रॉपर आपने क्वारंटाइन करना है, वो भी मैं पिक्चर बताऊंगा कि कितना जोन आपने उसका फ्री रखना है। अगर एक मिसाल के तौर पर लेयर फॉर्म पे ये बीमारी आती है, तो ये तकरीबन अंडे के जो अंदर अंदर है ना, ये 255 दिन तक ये वायरस जिंदा रहता है अंडे। और इसके जो हॉल के अंदर है वो 265 दिन तक जिंदा रहता है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर है मतलब कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये भी तकरीबन 280 दिन तक, ये जो 250 से लेकर 280 डेज तक ना, ये वायरस जो है ना वो सरवाइव करता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 1 मिनट के लिए अगर दिया जाए तो ये वायरस डेड हो जाता है। इस तरह अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाए, कोल्ड इसको दिया, तो फिर भी ये डेड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सख्त जन वायरस है और किस तरह ये आम तौर पर हर वक्त ये मौजूद रहता है इन्वायरमेंट में। जो ही बर्ड को स्ट्रेस आता है तो ये जो है ना अपना काम दिखा देता है। उसके बाद इसकी अगर अलामात करें तो वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 15 दिन है। इसके बाद ये बीमारी जो है ना अपनी अलामात जाहिर करती है। अब उसी तरह इसकी शिद्दत की बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं विलोजेनिक फॉर्म पे, उसके बाद मीजोजेनिक फॉर्म और उसकी लेंटोजेनिक फॉर्म। जो उसकी विलोजेनिक फॉर्म है, विलोजेनिक फॉर्म में यही होगा कि बर्ड जो है ना बिल्कुल ठीक था, एकदम से मोटेलिटी शुरू हुई, बर्ड संभला ही नहीं है, तो बर्ड की मौत शुरू हो गई। शरह मौत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड ऑल डिप्रेस होते हैं, वीक होता है। कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि बर्ड की जो सांस होती है वो रफ्तार तेज़ हो जाती है, पेंडिंग होती है, ठीक है। और इसमें जो है ना ड्रॉपिंग, वो ग्रीन ड्रॉपिंग होती है, 10 जिससे शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ इसकी जो खांसने की रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है। आँखों में जिससे हम कफ, स्नीजिंग और रेल, ये 3 चीज़ें उसमें होती हैं। और जो मेन चीज़ है, इसमें बर्ड ऑफ फीड हो जाता है, जिसमें वाटर एंड फीड जो है ना वो लेता रहे, जिसकी वजह से इसकी जो कॉम है वो श्रिंक हो जाती है, ब्लूइश कॉम हो जाती है, कि पता यूँ ही लगता है जैसे कि बर्ड जो है ना इसको पानी नहीं मिला, ठीक है। अगर इसके हम पोस्टमार्टम की बात करें, तो पोस्टमार्टम में सबसे जो अहम चीज़ होगी वो हमें ये महसूस होगा, एक तो उसका जो जीआईटी सिस्टम है वो इन्वॉल्व होगा, उसमें अल्सर मिलेंगे, बटन लाइक अल्सर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी जो प्रोवेंटिकुलस है इसमें पिन पॉइंट हेमरेजेस होंगे। ट्रेकिया जो होगा वो लार, उसमें रतूबत होगी, स्नेजिंग का फिर रेडलिंग, ठीक है, म्यूकस मिलेगा, ठीक है। तो अगर बर्ड इसका जो ये वाला जो अटैक है ये बर्दाश्त कर जाए, तो उसके बाद जो उसमें साइन आते हैं वो टॉर्टिकुलस आता है, ये नर्वस सिस्टम का आता है। अब ये तो ब्रायलर में हो गया कि एनडीआई और चली गई तो आपको क्या हुआ कि जो बर्ड बच गया, किसी की गर्दन मुड़ गई, किसी का पर मुड़ गया, किसी का कुछ हो गया, ये नजर आ गया। और जो लेयर है उसमें आपको अंडे की प्रोडक्शन जो है वो स्फीयर ड्रॉप होगी, ब्रीडर में लेयर में जो इसकी प्रोडक्शन स्फीयर ड्रॉप होगी और ऑलमोस्ट 90% तक ड्रॉप हो सकती है। और मैंने ये ऑब्जर्व देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि जो एनडीए वाले जिसको हमने कंफर्म किया थ्रू पीसीआर और सारी चीज़ें देखी है, उनमें प्रोडक्शन जो है 20% तक भी रिपोर्ट हुई है और हमने खुद इसका हमारे पास डाटा मौजूद है, ठीक है। तो उसमें बदनुमा खोल वाले अंडे आएंगे जिनके टेढ़े मेढ़े होंगे, उनके ऊपर उंडी होगी, अंडों के ऊपर आप देखेंगे कि वो अंडे बिल्कुल जो है ना वो मतलब कि इस देखने के काबिल भी नहीं होते, इस तरह उसकी शेप जो है ना डिटेरियोरेट हो जाती है। ये चीज़ आपकी जो विलोज, अब विलोजेनिक में दो तरह होंगे, ठीक है ना जी। विलोजेनिक विस्ट्रोट्रॉपिक और विलोजेनिक न्यूरोट्रॉपिक। उसमें जो विलोजेनिक न्यूरोट्रॉपिक उसमें नर्वस साइन आएंगे और विलोजेनिक जो विस्टोट्रॉपिक है उसमें जीआईटी साइन आएगा। अब जो मीजोजेनिक फॉर्म है, मीजोजेनिक फॉर्म में क्या होगा कि आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके साइन आएंगे और साथ आपके जीआईटी के साइंस आएंगे, साइन आएंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको रेस्पिरेटरी साउंड मिलेंगी, कफिंग, स्नीजिंग, रेल मिलेगी
और इसमें फीड इंटेक भी डाउन होगी और इसमें ग्रीनिश डायरिया में क्योंकि ऑफ फीड बर्ड होता है और जो गाल ब्लैडर से जो उसका सिक्रीशन होती है वो आ रही होती है, जिसकी वजह से इसका जो प्रोवेंट गिजर्ड है ना वो बिल्कुल डार्क जो है ना येलो हुआ होगा। उसको उतारेंगे तो उसके अंदर भी आपको हेमजेस मिलेंगे, प्रोवेंटिकुलस में भी पिन पॉइंट हेमजेस मिलेंगे, सिकल टॉन्सिल्स में आपको हेमजेस मिलेंगी। एज कम्पेयर टू विलोजेनिक कम मिलेंगे क्योंकि उसमें आपको बटन लाइक अल्सर मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी आपको हेमरेज मिलेंगे, लेकिन जो इसमें विलोजेनिक में आपको कदरे कम मिलेंगी। और उसके बाद जो छोटे चूजे होते हैं वो जब स्ट्रेस चला जाता है उसके बाद उनकी जो है ना वो टॉर्टिकुलस और वो बाकी चीज़ें जो है ना पोस्ट एंडी के साइन वो मिलेंगे। इसमें बालिग मुर्गियों में भी इसकी शरह अमवाज जो होती है वो अच्छी खासी होती है, मतलब कि ये 50% तक जो है ना ये चली जाती होती हैं। उसके बाद आ जाती है लेंटोजेनिक फॉर्म। लेंटोजेनिक फॉर्म जो है ये कदरे मीजोजेनिक से इसकी कम होती है शिद्दत। इसमें सिर्फ आपका जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको रात को साउंड मिलेंगे, आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर ड्रॉप होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार क्या हुआ फूक। इसमें बर्ड फीड कम करेगा, वाटर इनटेक भी हल्की फुल्की कम होगी लेकिन बेहतर हो जाएगी। लेकिन रात को आपको इसमें जी जो है ना बर्ड की खांसने की आवाज़, स्नीजिंग, कफिंग, रेलिंग ये मिलेगी और इसमें अंडों की पैदावार भी कम होगी बाद में जो बेहतर होगी। लेकिन जो छोटे बर्ड होते हैं वो बाज़ का इसमें मोर्टेलिटी होती है, लेकिन जो है बालिग बर्ड जो होते हैं, अडल्ट बर्ड होते हैं, बड़े बर्ड होते हैं, उनमें इनकी मोर्टेलिटी जो होती है ना वो कम होती है। अब इसका जो डायग्नोज है, डायग्नोज क्लिनिकल साइन वही होंगे जो आपको बता दिए। अगर शेड में जाएंगे आपको कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, रेल मिलेगी, उसके मुंह से रतूबतें खारिज होंगी नाक से मुंह से, ठीक है। उसके बाद बर्ड ऑफ फीड होगा, वाटर इनटेक कम हो जाएगी। और उसके बाद अगर पोस्टमार्टम करेंगे तो पोस्टमार्टम में सबसे पहले आपने जब खोलना है तो ट्रेकिया आपको लाल मिलेगा, फेरिंग्स में हेमजेस मिलेंगी, ट्रेकिया में हेमजेस होगी, सीलिया डैमेज होंगे, म्यूकस मिलेगा आपको, प्रोवेंटिकुलस में पिन पॉइंट हेमजेस मिलेंगी। उसके बाद प्रोवेंटिकुलस जो होगा ना उसकी खास जो है ना टोन होती है, आप उसको दबाएंगे तो आपको महसूस होगा कि एक नरम होगा और उसमें जो ग्लैंडस उसमें रतूबत होगी, ठीक है, वो ग्लैंड होते हैं रतूबत होगी। जबकि एंडी में वो बहुत ज़्यादा सख्त होगा, आप महसूस करें जिस तरह हार्ड चीज़ आपके हाथ में है तो उसमें रतूबतें नहीं होंगी। और जो गीजड़ है, गीजड़ में भी जो कुलीन है उतारेंगे तो उसके नीचे आपको जख्म मिलेंगे। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपके बटन लाइक अल्सर मिलेंगे, ठीक है, अल्सर जो है वो देखेंगे। उसके बाद सिकल टॉन्सिल्स में हेमरेज होंगी, ठीक है, ग्रीनिश डायरिया होगा, बर्ड डल डिप्रेस होगा, ठीक है। ये आपकी जो है अलामात हो गया। और दूसरी जो अलामात है थ्रू लैब हम करेंगे, ब्लड सैंपल भेजेंगे, उसके एंटीबॉडीज टाइटर करवाएंगे, सीरोलॉजी करवाएंगे, फिर उसका पीसीआर करवाएंगे, आरटीपीसीआर करवाएंगे। उसमें आप सैंपल ले सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसका स्प्लीन का ले सकते हैं, लंग्स का ले सकते हैं, ठीक है, ओवरीज का ले सकते हैं। और इसमें जो अहम चीज़ है ब्रेन में भी इसमें हेमरेज मिलती हैं, एंडी में जो उसका ब्रेन है उसमें भी हेमरेज मौजूद होती है। ये आपकी अलामात होगी। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट एंडी का न्यूकैसल डिजीज़ का ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम आपको 3 ट्रीटमेंट बताएंगे, कम्बिनेशन में चलाएंगे, हर्बल ट्रीटमेंट बताएंगे, एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट है कोई नहीं, लेकिन जस्ट ये सपोर्टिव थेरेपी होगी कि बर्ड जो है ना वो सर्वाइव कर जाए। अब इसकी क्लिनिकल बेसिस पे हम इसको सर्वाइव करेंगे, कोई इसमें सांस का मसला होता है तो इसलिए हम सांस की मेडिसिन देंगे, जीआईटी का मसला होता है उसकी हम मेडिसिन देंगे, सीएनएस का सिस्टम का मसला होता है उसमें हम उसको नर्वाइल टॉनिक देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये 3 चीज़ें होंगी, इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट करना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो ही एंडी के बाद आपको सेकेंडरी बैक्टीरिया इकोलाई और एमजी का मसला आएगा, उससे बचने के लिए हमने एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी जो हर्बल है, हर्बल मेडिसिन बताएंगे आपको। उसमें आपने सबसे पहले अदरक लेना है, लहसुन लेना है, उसको छोटे छोटे पीस उसके करके 20 से 25 ग्राम पर बैग हिसाब से वो यूज़ करना है। और हल्दी जो है वो भी 50 ग्राम पर बैग, हल्दी, अदरक और थूम ये चीज़ें आपने इसमें यूज़ करना है। और तीसरा, अगर हल्दी और थूम और अदरक को आप मतलब हल्दी तो आपने फीड में डाल देनी, थूम और अदरक जो है उसको आपने 2 से 3 केजी लेना है, उसको ग्राइंड करना है, उसकी एक मलमल का कपड़ा लेना, उसमें डाल के टैंकी के अंदर लटका देना, ठीक है। वो पूरा दिन आपने टिके रहने देना। एक तो ये होता है। दूसरा इसका हम
इसको गर्म करके इसका एक्सट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसमें कार्बोवेज है, बेलाडोना है, कालीफास है। ये इसकी जो कंसल्टेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी, जब आप मुझे बताएंगे मैं आपको इसकी कंसल्टेशन जो है ना वो बताऊंगा, उस हिसाब से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका अगर जो हम एलोपैथिक देखें तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना, बर्ड ऑफ फीड हो रहा है उसमें आपने ग्लूकोज उसको डालना है 10 ग्राम फी लीटर के हिसाब से। उसके साथ आपने विटामिन ई सेल डालना है, इम्यूनिटी बूस्टर डालना है। उसके बाद आपने आपके इसमें जीआईटी इन्वॉल्व होता है अगर इसके विलोजेनिक फॉर्म है, तो आपने ओमेप्राजोल जो होता है, ओसमेप्राजोल या ओमेप्राजोल, वो आप यूँ इसमें प्रोवेंटिकुलस में जो है ना, इसमें पिन पॉइंट हेमरेज होते हैं, बटन अल्सर होते हैं, लेंटिकुलर अल्सर होते हैं, तो वो ज़ख्म होते हैं, उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने ओमेप्राजोल जो है वो पानी में डालना है। ठीक है, वो एक कैप्सूल जो 20 mg का है वो kg बॉडी वेट के लिए आपने वो डालना है। तो ये आपने उसमें ये डाला। और दूसरा, जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन गुजर जाए उसके बाद आपने इसको इंजेक्शन जो है जिसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, जेंटा है, ट्राइमेथोप्रिम है, वो 1 ml 10 kg के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से वो आपने इंजेक्ट करना है। ठीक हो गया। तो ये आपने उसको पोस्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है इकोलाई साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा से बचने के लिए वो आपने करना है। अब इसका मैं समराइज करता हूँ ट्रीटमेंट, कि आपने क्या करना है कि मेंथोल डालना है, ब्रोमैक्सिन डालना है, उसको मेप्राजोल आपने उसको देना है, और जो अगर बुखार हो बर्ड को तो आपने ब्रूफन वो भी ऐड करना है इसके साथ। बाकी जो है उसमें आपने मेप्राजोल हो गया, इम्यूनिटी बूस्टर डालना है, और ग्लूकोज जो है वो 10 ग्राम फी लीटर के हिसाब से वो करना है। ये 8-8 घंटे के हिसाब से आपने कर लेना है। 16 घंटे लाइट होती है लेयर में, तो 8-8 घंटे, और 24 घंटे होती है ब्रॉयलर में, उस हिसाब से आपने 8-8 घंटे के रेशियो या 12-12 घंटे के हिसाब से उसको थ्रू आउट जो है ना वो देना है। ये वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में आप जो लेंटोजेनिक स्ट्रेन है जिसमें B1 स्ट्रेन है, लासोटा है, ठीक है, VGGA स्ट्रेन है, V4 है, V4HR है, ठीक है, ये स्ट्रेन जो होता है ये मतलब कि यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो VGGA स्ट्रेन है, V4 है, ये है एसिम्प्टोमेटिक स्ट्रेन है, और दूसरे जो है लसोटा है, B1 स्ट्रेन है, F स्ट्रेन है, ये आपके जो है ना ये लेंटोजेनिक स्ट्रेन है। इनका ICPI जितनी वैक्सीन इनका 0.4 से कम होना चाहिए तो बेहतर है। अब इसमें ब्रॉयलर में हम क्या करते हैं, डे 1 पे इसकी वैक्सीन करवाते हैं, फिर सेकंड वीक में करवाते हैं। कोशिश करते हैं कि फर्स्ट वीक में भी एक इसका किल शॉट हो जाए, ठीक है, ताकि इसकी इम्यूनिटी ब्रॉड हो जाए। सेकंड वीक में एक इसका शॉट देते हैं। इस तरह लेयर में भी फर्स्ट वीक में पहले दिन पे NDI भी देंगे इसको कंबाइन, उसके बाद सेकंड वीक में इसका इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन करेंगे, ठीक है, उसके बाद सेकंड वीक में फिर इसको लाइव देंगे, और उसके बाद सो ऑन जो उसका ना लेयर और ब्रॉयलर ब्रीडर का जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती हैं ना वो आपकी वैक्सीन्स के थ्रू बननी है, और वो दो प्रोटीन उसमें HN और F प्रोटीन, हीमोग्लोबिन न्यूरामिनिडेज और F प्रोटीन है, इन्होंने आपकी एंटीबॉडीज बनानी है, और इन्हीं एंटीबॉडीज ने आपकी इम्यूनिटी इंड्यूस करनी है। अब जो वैक्सीनेशन में वही है, लाइव वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है, या वेक्टर वैक्सीन है। फर्स्ट वीक में लाइव शॉट, सेकेंड वीक में किल्ड प्लस लाइव शॉट, ठीक है, उसके बाद थर्ड में फिर आपका लसोटा का शॉट, और उसके आगे सो ऑन जो है ना उसकी वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। जो एक अहम बीमारी पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे अपने बर्ड की एज, वेट और बाकी चीज़ें बता के मुकम्मल हिस्ट्री तो मैं आपको ट्रीटमेंट भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।